Hello, good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking a lecture of quality engineering. So, in the previous series of the lectures, we try to understand the basic seven QC tools of the management, right? And before that, we also try to understand the various things about the 7 QC tool, basic 7 QC tools and basic 7 QC new management tool. I hope you clear your concept with the 7 tools. And in today's lecture, we move forwards with the content of as per the syllabus, and we try to focus on another three quality improvement techniques. The first, which is the 5S, second, which is the Kaizen, and third, which is the Pokayoke. So let's start the discussions over the three techniques. So we start with the what is the 5S, right? A वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन मैथडोलॉजी बेसिक जो है वो 5S है क्या? तो हम जिस भी वर्कप्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना, उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके पीछे का जो मैथडोलॉजी है विच इज़ दी 5S, which is developed by purely Japanese concepts, and as with the development in this methodology, it is widely accepted by the various uh, premium industries. A workplace organization methodology that use a list of the 5 Japanese words, which is a Siri, Seton, Seiso, Seiketsu, and Sitsuke. These are the 5 Japanese words. इन 5 शब्दों को लेके जो है, उस 5 एस को लेके जो 5 वर्ड्स जो है, जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, उसको लेके जो है, इसको टेक्निक को, इस मैथडोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्कप्लेस को कैसे ऑर्गेनाइज करें, उस हिसाब से उसको डेवलप, उस आइडिया से, उस ऑब्जेक्टिव के साथ उसको डेवलप किया गया था. अब ये चीज़ हमारे लिए जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाती है कि क्योंकि हम तो जापानीज़ लैंग्वेज समझ नहीं सकते, मैं और आप तो इसको जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिले और बाकी सारे लोग भी इसको यूज़ कर सके, इसके लिए जो है इसका इंग्लिश के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया गया. तो द शेरी दैट मीन्स वी हैव टू शॉर्ट इट आउट, राइट? वी हैव टू शॉर्ट इट आउट, और वी हैव टू creating a difference, what is the needed or what is the unneeded or unwanted items. Then after that we have two straightening, right? Then a systematic cleaning, उसके बाद जो आपको पता चलेगा, उसके बाद आपको क्लीन करना है, जो भी एरिया, जो भी सारा सब कुछ हटा के उसको क्लीन करके फिर उसको आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो है उसको वहाँ पे एडजस्ट करना है. और एडजस्ट कैसे हो जाएगा? अब एडजस्ट करेंगे, उसको आपको स्टैंडर्डाइज बना देना है कि ये चीज़ यहीं पे रहेगी, राइट? वैसे हमारी प्रैक्टिस वही होती है कि उठाया ज़रूरत के टाइम पे और ले लिया, यूज़ किया, फिर रख दिया जहाँ पे भी मन करे वहाँ पे. अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. आपने किसी स्पैनर को एक जगह से उठाया था तो वो टूल बॉक्स के अंदर वहीं रखा जाएगा जहाँ से आपने उसको लिया था. दैट इज़ दी स्टैंडर्डाइजेशंस एंड सस्टेनिंग. अब एक बार स्टैंडर्डाइज हो जाएगा ना, तो उसको सस्टेन करना भी, उस मेथडोलॉजी को सस्टेन करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है. आप किसी नई जो है वो एक रिजोल्यूशंस लेके उसको स्टार्ट कर दोगे, बस उस रिजोल्यूशन को, उस 2021 के रिजोल्यूशंस को आपको पूरे साल जो है वो लगातार उसके ऊपर सस्टेन रहना, वो जो है वो एक डिफिकल्ट टास्क होता है. तो फर्स्ट विच इज़ द शॉर्टिंग, then straightening, then systematic cleaning, then the standardization, and that is afterward which is the sustaining. So let's discussions on the 5S. So we start with the shorting, which is the sherry. Eliminate all the unnecessary tool parts and the instructions. Keep only essential items and eliminate what is not required. जो ज़रूरत नहीं उसको eliminate कर दीजिए. Prioritizing the things pre-requirements and keeping them in easily accessible place. उनको
प्रायोराइट कर दीजिए एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद उसको इस तरह से रखिए कि आप उसको ईजिली जो है वो ज़रूरत के वक्त उसको ले सकते हो। देन एवरीथिंग एल्स इज शॉर्टेड और डिस्कार्डेड। उसके अलावा का जो है उसको शॉर्ट करके डिस्कार्ड कर देना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट फिगर के अंदर देखिए, तो फर्स्ट फिगर के सब कुछ जो है वो ऐसे वैसे पड़ा है, उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की है और जो चीज़ मुझे चाहिए राइट उसको शॉर्ट करके उसको मैंने एसेंशियल प्लेस के ऊपर, इजीली एक्सेसिबल प्लेस के ऊपर मैंने अब रख दिया है सेकेंड फिगर के अंदर। देन अ स्ट्रेटनिंग विच इज अ सेटिंग इन द ऑर्डर और द स्टेबिलाइज, राइट हमें जो चीज़ चाहिए उसको एक ऑर्डर के अंदर हमें रखना है। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज शुड बी इन इट्स प्लेस। हर एक चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए और वो चीज़ जो है उसी जगह पे होनी चाहिए। द प्लेस फॉर ईच आइटम इज शुड बी क्लियरली लेबल्स और दी demarcated. Then the item is should be arranged in the manner that promote the efficient workflow, right? The item is should be arranged, item जो है वो इस तरीके से हमें arrange करनी है in the manner is that we can promote the efficient workflow, जैसे हम लोग एक efficient workflow के अंदर measure कर पाए with equipments used most often which is being the most easily accessible. सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले वाले फिगर के अंदर जो है मैंने एक लेबल के साथ जो है उस सब चीज़ को एक यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर मैंने यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश की है। अब वो उसका जगह जो है वो फिक्स हो गया, उसको मैंने उस एक स्टैंडर्डाइज एक सेटिंग ऑर्डर बना दिया और उसी ऑर्डर के अंदर उसी ड्रॉअर के अंदर वो चीज़ रहेगी, राइट। देन शाइनिंग और अ सिस्टमेटिक क्लीनिंग, राइट अब आपको चीज़ें क्लीन कर देनी है। क्लीन द वर्क प्लेस विद द ऑल इक्विपमेंट्स एंड कीप इट क्लीन टाइडी एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब सारा जो आपका वर्क प्लेस है, आपके इक्विपमेंट्स है, उसको क्लीन करो, एकदम नीट एंड क्लीन रखो और उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर रखो। एट द एंड ऑफ द ईच शिफ्ट, जैसे एक शिफ्ट खत्म हो जाएगा, क्लीन द वर्क एरिया, आपको वर्क एरिया क्लीन करना है। एंड बी श्योर द एवरीथिंग इज रिस्टोर्ड टू इट्स प्लेस, और आपको एक बार उसको इम्पोर्टेंस देना है कि सब चीज़ जो है वो अपने नियत निर्धारित किए हुए स्थान पर होनी चाहिए। मेंटेनिंग द क्लीनिंगनेस इज शुड बी अ पार्ट ऑफ द डेली वर्क। अब ये चीज़ जो हमने यहाँ तक 3 स्टेप्स किए वो आपका एक डेली प्रैक्टिस बन जाना चाहिए, नॉट ऑन दी ओकेशनल एक्टिविटी। ये जो है वो हफ्ते में 1 बार कर लेंगे, हफ्ते में 2 बार कर लेंगे, ऐसे ओकेशनल एक्टिविटी, या फिर कोई विजिट आने वाली है, कोई गेस्ट आने वाला है प्लांट को देखने के तब करेंगे, ऐसा कुछ ओकेशनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इनिशिएटेड व्हेन द थिंग्स गेट टू मैशी, राइट तब इसको नहीं करना है कि सब सारा जो है वो प्लांट के अंदर सब इतना मैश हो जाए, इतने सारे इक्विपमेंट मैशिंग हो जाए और अब उसको सॉर्ट आउट करने बैठोगे, तब ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको यानी फिगर के अंदर आपको 2 चीज़ जो है मुझे दिख रही है, कैसे हमने इसको शाइन करके क्लीन करके इसको स्टैंडर्डाइज किया है। नाउ द स्टैंडर्डाइजेशन दैट मीन्स दी साइकेट्सू, ऑल द वर्क स्टेशंस फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इज शुड बी आइडेंटिकल, राइट आपके सारे जो वर्क स्टेशंस हैं फॉर पर्टिकुलर जॉब के लिए वो एक आइडेंटिकल मैनर्स के अंदर होने चाहिए। ऑल द एम्प्लॉयज इज डूइंग अ सेम जॉब, राइट सारे एम्प्लॉय को ये सेम जॉब करना है। शुड बी एबल टू वर्क इन एनी स्टेशंस with the same tool that are in the same locations of the every stations। आप सारे स्टेशन को इस तरह से स्टैंडर्डाइज कर दीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो दूसरे स्टेशन के ऊपर दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके काम कर रहा है तो वो उसी प्लेटफॉर्म में उसी सहजता से काम कर पाए, उसको वैसा ही फील हो जैसे अपने प्रीवियस स्टेशन के ऊपर काम करता। तो ये आपको पूरे प्लांट में आपने इसको एक डिपार्टमेंट से स्टार्ट किया था, अब आपको पूरे इस प्रैक्टिस को पूरे प्लांट में जो है वो एस्टेब्लिश कर देनी है, राइट तभी जो है वो पूरा जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम के अंदर वर्क कर पाएगा। अब इस सिस्टम के अंदर वर्क करने से जो है वो जो बेनिफिट्स मिलता है वो आप बेनिफिट को सोच भी नहीं सकते, इतने बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं।
सो ऑल द एम्प्लॉय विच इज डूइंग द सेम जॉब, जो एम्प्लॉय सेम जॉब कर रहे हैं शुड बी एबल टू वर्क इन द स्टेशंस, किसी भी स्टेशन में काम कर सकते हैं विद द सेम टूल, राइट? सो दैट आर सेम लोकेशंस इन दी एवरी स्टेशन। जो सेम जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं उसको आप ऐसे स्टेशन के ऊपर आपको चीज़ें इस तरह से अरेंज करनी है कि सारे स्टेशन के ऊपर उसको सेम ऑर्डर के अंदर उसको आपको अरेंज करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, राइट? ये है जो है वो एक मैनुअल जैक जो है जो सारे यूज़ होते हैं, तो आपको प्लांट में ऐसे ही रखने हैं जहाँ पे आप एक प्लांट में जैसे रखोगे वैसे ही आपको दूसरे प्लांट के अंदर रखने हैं, राइट? उसको स्टैंडर्डाइज कर देना है। नाउ सस्टेनिंग द डिसिप्लिन्स और अ सेल्फ डिसिप्लिन, दैट मीन्स दी शिक्षुक है। अब इसको मेंटेन कैसे करें, सस्टेन कैसे करें, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, वो लाइफ लॉन्ग रनिंग एक्टिविटीज़ हैं, राइट? अब इस चीज़ को आपको बहुत फोकस से इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना होता है यहाँ पे। मेंटेन एंड रिव्यू द स्टैंडर्ड्स, आपको इस चीज़ को मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड्स को जो है वो रिव्यू करते रहना है, हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट? मेंटेन अ सेल्फ डिसिप्लिन इन द वर्क एरिया, हम जिस भी वर्क एरिया के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन को हमें मेंटेन करके रखना है। आज मैं मेंटेन करूंगा तो मेरे साथ जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो उसको देखेगा, वो भी उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो एक प्लांट में जो है वो हर एक एम्प्लॉय जो अगर सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर इस चीज़ को काम करने की कोशिश करेगा तो प्लांट के अंदर जो है उसका प्लांट की इफ़ेक्टिवनेस जो है वो एकदम बढ़ जाएगी। सो नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द 5S? 5S आपके प्लांट के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ये ऐसा नहीं, आप अपने घर पे भी कर सकते हो, अपने ऑफिस पे कर सकते हो, अपने रूम में कर सकते हो। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही करना है, आप अपने लाइफ के अंदर भी 5S जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ कर सकते हो। ये इतना ही ज़रूरी है जितना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितना ज़रूरी है, जितना घर के अंदर ज़रूरी है। सो दे आर विथ यूजिंग द 5S वी आर इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफ़िशेंसी, हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशेंसी को बढ़ा सकते हैं। सो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। वी आर रिड्यूस द वेस्ट इन ऑल द फॉर्म्स, जैसे अनवांटेड चीज़ जो है वो आप कहीं पे रखे हो जो वेस्ट है, राइट? तो वो वेस्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा इन ऑल द फॉर्म्स, राइट? आपको मटेरियल का वेस्ट आपका कम हो जाएगा, टाइम का वेस्ट कम होगा, मनी का वेस्ट कम होगा। इस तरीके से एक किसी भी तरीके का वेस्ट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। देन वी आर कट डाउन द एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेशंस व्हेन द सिस्टम विच इज डजंट वर्क, राइट? एक आपको आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, फेस की होगी कि आपको जो है एक फ्रस्ट्रेशंस आता है जब आपका मशीन जो है वो आपका सिस्टम जो है वो एक तरीके से रन नहीं कर पाता है, राइट? जैसे हमारा मोबाइल भी जैसे एक तरीके से काम नहीं करता है तो हमारा फ्रस्ट्रेशंस मोबाइल के ऊपर निकल आता है, राइट? हमारे घर के अंदर निकल रहा है। तो उस चीज़ को आप फ्रस्ट्रेशंस यानी सब चीज़ जो है वो एक मैनर के अंदर अगर काम कर रहा है तो फिर जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है ये आपका फ्रस्ट्रेशन निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि प्लांट की इफ़िशेंसी ऑटोमेटिक इस चीज़ से बढ़ सकती है। जो मेंटल हेल्थ है आपके एम्प्लॉय की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो उसका सीधा असर जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा। वी आर इम्प्रूविंग स्पीड्स एंड द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, इससे जो है वो हम काम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, वर्क की परफॉर्मेंस को जो है वो बढ़ा सकते हैं। वी आर इम्प्रूविंग द सेफ्टी, सबसे जो बहुत बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, 5S नहीं करने से सबसे ज़्यादा चांसेस जो है वो रहते हैं सेफ्टी रिगार्डिंग। एक्सीडेंशियल चांसेस प्लांट के अंदर बहुत रहते हैं, आप किसी को शॉक लग गया, राइट? हम पूरे जो है वो प्लांट में, आप कहीं प्लांट में आपने देखे होंगे पूरे जो है वायर्स जो है वैसे वैसे घूम रहे हैं, राइट? फैले पड़े हैं, राइट? अब कहीं से वो किसी इक्विपमेंट के नीचे से दब गए, उससे वो उसका जो रबर कोटिंग है वो कट हो चुका है, किसी के पैर लग जाने से किसी को शॉक लगने और किसी को एक्सीडेंट होने के बहुत बड़े चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे सेफ्टी रिगार्डिंग बहुत अच्छा काम हमें 5S जो है वो दे सकता है। देन वी आर क्रिएट अ विजुअल अट्रैक्टिव एनवायरमेंट्स,
हम लोग एक तरीके से बहुत एक एट्रैक्टिव एनवायरनमेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट्स एंड डिसिप्लिन्स आर इम्प्रूव्ड, राइट. एक तरीके से आपकी पंक्चुअलिटी जो है वो बढ़ेगी, कमिटमेंट आपका किसी भी चीज़ के ऊपर बढ़ेगा और डिसिप्लिन जो है वो 5S से बढ़ सकते हैं. दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ द 5S. So the next topic of our discussions which is the Kaizen. The Kaizen which is also a Japanese word. Kaizen भी जो है वो एक जापानीज़ वर्ड है, जापानीज़ फॉर्म्स ने डेवलप्ड किया है. वो दो चीज़ों को जोड़ के बनाया है. In the Japanese language, the Kai that means the change and Jen that means the for the betterment. So we are doing a change for the betterment. किसी अच्छे पर्पस के लिए आप कुछ चेंज कर रहे हो, किस बेटरमेंट के लिए किसी चीज़ को चेंज कर रहे हो, दैट मीन्स अ चेंज फॉर द बेटरमेंट्स, तो दैट इज अ काइजेन. सो काई दैट मीन्स चेंज, zen दैट मीन्स द बेटरमेंट, द चेंज फॉर द बेटर और द अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट दैट मीन्स अ काइजन. किसी भी चीज़ का बेटरमेंट के लिए या फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए जो एडोप्टेशंस जो एक मेथडोलॉजी डेवलप की जाती है उसको काइजन बोला जाता है. सो मासाकी इमाई जो है वो इज़ द डेवलपर ऑफ द काइजन. मासाकी इमाई आपको ये चीज़ क्वेश्चंस जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस अगर मुझे निकालना है तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मैं पूछ सकता हूँ, हु इज़ द डेवलपर ऑफ द काइजन. सो मासाकी इमाई इज़ द डेवलपर ऑफ द काइजन, अ जापानीज वर्ड फॉर अ फिजियोलॉजी, a Japanese word for the physiology that denies management's roles in the continuously encouraging and implementing a small improvement which is involving the employees. जो जापानीज वर्ड जो है एक फिलोसॉफी के तौर पे that defines the management role, यहाँ पे वो जो है वो डिफाइन करता है कि मैनेजमेंट का रोल क्या है. in the continuously encouraging and implementing a small improvement which is involving the everyone. जहाँ पे सबका इन्वॉल्वमेंट्स है उस चीज़ के अंदर आप किस तरह से एज ए मैनेजमेंट जो है वो आप किस तरीके से कंटिन्यूसली आपके एम्प्लॉय को एनकरेज करते हो कि वो इस छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करते हुए राइट कि आप एक फिलोसफी एक ऐसी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बना सकते हैं. मेक्स द प्रोसेस मोर इफ़िशिएंट, जिससे प्रोसेस जो है वो एक बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट बन जाएगी, इफ़ेक्टिव बन जाएगी एंड एडेप्टेबल बन जाएगी, जिससे जो है वो एक हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो इफ़िशिएंट प्रोसेस भी होगा, इफ़ेक्टिव प्रोसेस भी होगा और एडेप्टेबल भी होगा. सो दैट इज़ द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ द काइजन. सो काइजन इज़ more or lessly used for make the process more efficient, effective and adaptable. जो सबसे ज़्यादा कार्यक्षम हो, कार्यदक्ष हो और adaptable, जो लोग जो है वो एक्सेप्ट कर सकते, ऐसा होना चाहिए. So the focus is on the simplifications of the complex processes by breaking them down into a sub processes and improving them. तो हमारा जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर हमारा इस काइजन के अंदर फोकस रहता है. तो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आप छोटे छोटे सब प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड कर दो, राइट. उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट दीजिए और आप उस छोटे छोटे सब प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, राइट. ये आप देखिए कि वो एक हम छोटे थे तब वो लकड़ी वाली कहानी सुनते थे, राइट. बहुत ज़्यादा आपके पास लकड़ी होगी तो एक साथ लकड़ी का भारा होगा तो आप उसको तोड़ नहीं पाओगे एक साथ जोर लगा के. पर अगर मेरे पास 10 बंदे और मैं 10 को एक एक लाख लकड़ी जो है वो दे दूँ और सबको बोलूँ कि अब इसको तोड़ो तो फिर वो ईजी हो गया. तो आपको किसी क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को जो है वो सब प्रोसेस में बांट देना है जिसके उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो कॉम्प्लेक्सिटी कट हो जाए और फिर एक एक के ऊपर फोकस करिए और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके ऊपर फोकस करिए, ताकि जो है आप जो है इस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करके इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते उसको उसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट,
So here is the objectives of the Kaizen. So the first objective, which is achieve a maximum quality with a maximum efficiency. तो काइजन के अंदर जो सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या ऑब्जेक्टिव है? तो काइजन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपको अचीव करनी है मैक्सिमम क्वालिटी विथ द मैक्सिमम इफिशिएंसी, राइट? मैक्सिमम क्वालिटी मैक्सिमम इफिशिएंसी के साथ आपको अचीव करनी है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ काइजन विच इज़ मेंटेनिंग अ मिनिमम इन्वेंट्री. आपको इन्वेंट्री आपके पास जो है उसका स्टॉक है वो आपको मिनिमम मेंटेन करके उस क्वालिटी को अचीव करना है. थर्ड विच इज़ एलिमिनेट दी हार्डवर्क. आपको किसी भी तरीके से हार्डवर्क नहीं करना है, राइट? इसके बजाय आपको फोकस करना है स्मार्ट वर्क के ऊपर. यू हैव टू रिप्लेस दी हार्ड वर्क विद दी स्मार्ट वर्क. आपको स्मार्ट वर्क से उसका हार्ड वर्क को आपको रिप्लेस करना है. सो यूज अ टूल्स एंड फैसिलिटेट टू अ मैक्सिमम क्वालिटी एंड एफिशिएंसी टू द मिनिमाइज द एफर्ट्स. आप किसी भी तरीके से ऐसे कुछ छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करते जाइए कि आप जो है वो मैक्सिमम क्वालिटी को जो है वो अचीव कर सके विद द मिनिमम एफर्ट्स का यूज़ करते हुए. सो and you have to maintain a questionings and open-minded attitude for a constant improvement based on the teamworks and the competitions. आपको अंदरूनी एटमॉस्फेयर ऐसा स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर बनाना है, राइट? आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है कि हम लोग जो है वो एक आप कोई भी किसी भी चीज़ में अगर किसी भी पर्सन को एम्प्लॉय को दिक्कत है तो वो फिर क्वेश्चन किसी भी पर्सन को क्वेश्चन कर सकता है, राइट? जो कॉरस्पॉन्डिंग पर्सन है उसको फ्री क्वेश्चन विदाउट द हेजिटेशंस वो उसको क्वेश्चन कर सकता है. ओपन माइंडली उसके साथ वो डिस्कशन कर सकता है, उस प्रॉब्लम को वो समझ सकता है. और अगर वो पूरी तरह से फोकस होकर वो प्रॉब्लम को समझ सकता है तो ही वो 100% अपना दे पाएगा उसको सॉल्व करने में, जिससे एक टीम वर्क एंड एक कॉम्पिटिटिवनेस का जो है वो मैं कितना इस सिस्टम को इम्प्रूव करने में मैं कितना परसेंट दे सकता हूँ, ऐसा एक कॉम्पिटिशन जो है वाला एटमॉस्फेयर जो है वो आपके सिस्टम के अंदर बनना चाहिए. दिस आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द काइजेंस. सो द काइजेंस एग्जाम्पल्स. द ह्यूमन विजन इज द मोस्ट डेवलप्ड एमोंग द 5 सेंसेस. हमारे जो विजन है वो 5 सेंसेस के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है, राइट? जो हम सुन सकते हैं, जो हम बोल सकते हैं, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, राइट? ऐसे 5 सेंसेस हैं हमारे पास. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गेटिंग थ्रू द आइज. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग आइज देख के जो है उसको ऑब्जर्व करके उसको कैप्चर कर लेते हैं. बिफोर द काइजन you can see to forget the turn off the air conditions off and cannot conforms with the eyes, राइट? आप जो है बिफोर काइजन से पहले जो है वो आप ऐसी काफ़ी सारी चीज़ हमें ऑब्जर्व होती थी कि आप किसी भी चीज़ के अंदर ऑफिस के अंदर जाओ कि आपके रूम के अंदर जाओ तो एक ऐसी हमारी ऐसा एक प्रॉब्लम रहता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि बाहर निकलते वक्त हमें एयर कंडीशंस ऑफ करके आना चाहिए. कैन नॉट कन्फर्म विद द आइज, जो हम लोग आइज से देख नहीं सकते थे, राइट? हमें उसको फील करना पड़ता था. आफ्टर द काइजन वी आर अटैचिंग दी रिबन टू दी ऑन दी एयर आउटलेट्स. हमने क्या किया कि जो एयर जहाँ से बाहर निकलती है ना, ठंडी हवा जहाँ से आती है, उस आउटलेट के ऊपर, आउटलेट विंडो के ऊपर हमने रिबन लगा दिए. अब जैसे ही रिबन लगा दिए तो क्या, जैसे अगर हवा चालू है तो रिबन जो है वो फ्लो करेगी, राइट? हवा के कारण जो है रिबन फ्लो कर दी. तो हमें वो बंद है कि चालू है वो हम आँख से ही पता कर सकते हैं, वो हमें फील करना पड़ता था. जैसे मुझे ऑफिस के अंदर एसी चालू है कि नहीं, जैसे मुझे बाहर से कांच की विंडो से मुझे देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूँ? तो अगर ये रिबन जो है वो फ्लो कर रही है, राइट, फैला रही है हवा के अंदर, तो मुझे पता चल जाएगा ये चालू है. तो मैं बाहर से भी किसी को वाईफाई के थ्रू भी मैं ऑफ करवा सकता हूँ. तो ये जो है वो इम्प्रूवमेंट, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट,
ये जैसे आधा घंटा 1 घंटा आप जो है वो एयर कंडीशंस को जो है बंद कर देंगे जो यूज़ में नहीं है, तो वो एक तरीके से सेव ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी, राइट। आपकी किसी भी जगह पे आपकी इफ़िशेंसी वो बढ़ रही है उसके दौरान। सो नाउ वी कैन कन्फर्म विद द eyes if the ribbons are not flowing. So these are the techniques, or these are the small steps we can use with the kaizens to improve the effectiveness of our exam organizations. Now the third technique, which is the Pokayoke. Now what is the Pokayoke? तो पोकायोके जो है वो भी एक जापानीज कंसेप्ट है, और वो भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो अभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो यूज़ हो रहा है, राइट। सो द पोकायोके इज ऑल्सो अ टू वर्ड्स. We are combining the two words and making a one systems, which is the poka and yoke. The poka, that means a mistake, and yoke, that means the proofing. मिस्टेक प्रूफिंग, किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज़ को आपको मिस्टेक प्रूफ बनाना है, राइट। मैं आपको ऐसा सिस्टम एक बना के दे सकता हूँ कि जहाँ पे आप काम करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत 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 कम, जैसे बोल सकते हैं ऐसे बहुत कम चांसेस हैं. सो द पोकायोके दैट मीन्स अ मिस्टेक प्रूफिंग. सो अ पोकायोके इज एन मैकेनिज्म. ये जो है वो एक तरीके से मैकेनिज्म है इन अ लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अगर आपने लीन मैन्युफैक्चरिंग, एक लीन मैन्युफैक्चरिंग और एक ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे दो मैन्युफैक्चरिंग के जो है वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है दैट मीन्स अ लीन, LEAN, दैट मीन्स अ लीस्ट इक्विपमेंट्स आर नीडेड. आपको कम से कम इक्विपमेंट्स को जो यूज़ करके उसको मैक्सिमम इसका इफेक्टिवनेस यूज़ करके आपको प्रोडक्शंस निकालना, दैट मीन्स अ लीन मैन्युफैक्चरिंग. सो ये जो पोकायोके है वो उसी का एक पार्ट है, right? Mistake proofing, right? The Pokayoke is the one kind of the any kind of the mechanism of the in the lean manufacturing process that helps an equipment which is operators avoid a mistake, right? जिसके अंदर जो किसी इक्विपमेंट के अंदर ऑपरेटर्स जो है वो गलती करने के चांसेस रहते हैं, वो गलती करने के चांसेस को कैसे हम लोग कम करें. Its purpose is to eliminate a product defects. आप किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को बना रहे हो, राइट? तो उस प्रोडक्ट में से हम लोग कैसे उस डिफेक्टिव पोर्शंस को दूर कर सकते हैं. सो इट्स पर्पज इज टू एलिमिनेट अ प्रोडक्ट डिफेक्ट्स बाय प्रिवेंटिंग. किसी भी चीज़ को हम लोग ऐसे भी पहले भी बोलते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते थे, द प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर. किसी भी चीज़ को आप पहले से जाग जाओ, राइट? आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, आपको पता ही है, आप अभी जाग जाओगे तो बेटर है, आपको पता होना चाहिए, राइट? सो ये सेम चीज़ है. इट्स अ पर्पस टू एलिमिनेट. इसके पीछे का जो पोकायोके के इसके पीछे का जो पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू एलिमिनेट द डिफेक्ट्स बाय प्रिवेंटिंग, करेक्टिंग और ड्रॉइंग अटेंशंस टू ह्यूमन एरर्स as they occurs. तो वहाँ से उस अटेंशन को फोकस करके कैसे उस चीज़ को जो है वो जो ह्यूमन एरर्स आ जाती है, ह्यूमन एरर्स जो है वो इंटेंशनली नहीं आती है, कभी कभी अनइंटेंशनली भी ह्यूमन एरर होने के चांसेस रहते हैं. तो उस चीज़ को कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे किसी सिस्टम को एक डिफेक्ट प्रूफ सिस्टम जो है वो बनाया जा सकता है, किसी प्रोडक्शन सिस्टम को कैसे डिफेक्ट प्रूफ प्रोडक्ट जो है वो बनाया जा सकते हैं, उसके पीछे का जो एक मैथडोलॉजी, दैट इज द पोकायोके. द कंसेप्ट वाज फाइनलाइज्ड एंड द टर्म विच इज एडॉप्टेड बाय द शिंजियो शिंगो जो है, उन्होंने ये सिस्टम को जो है वो बनाया था. वो जापानीज इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे. द कंसेप्ट वाज फॉर्मलाइज्ड or founded by the term and which is adopted by Shingo, which is the Japanese industrial engineer, as part of the Toyota production system. वो जो है वो टोयोटा, वो तो आपने सबने सुना ही होगा, वो टोयोटा के अंदर जो है वो काम कर रहे थे, जिन्होंने TPS वाला सिस्टम बनाया था, टोयोटा प्रोडक्टिव सिस्टम्स.
इसका एक पार्ट था कि ये पोकायोक है, किसी भी सिस्टम को आपको एरर प्रूफ बनाना है, मिस्टेक प्रूफ बनाना है. सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द पोकायोके. इट वाज ओरिजिनली डिस्क्राइब एज दी बाकायोके. पहले जो है वो इस चीज़ को बाकायोके के साथ इसको पहले बनाया गया था, डिस्क्राइब किया गया था. बट एज दिस मीन्स अ फुल प्रूफिंग. तो बाकायोके का मीनिंग क्या हो रहा था कि फुल प्रूफिंग हो जाता था. सो और वी कैन से दैट दी इडियट प्रूफिंग्स. द नेम वॉज चेंज टू दी माइल्डर पोकायोके. अब उससे जो है वो थोड़ा सा हट के जो है उसको एक नाम दिया गया, दैट मीन्स दी पोकायोके. दिस टूल इस कैन बी अप्लाइड टू एनी प्रोसेस. इस टूल को जो है वो पोकायोके जो मैथडोलॉजी है, जो कंसेप्ट है, इसको आप किसी भी प्रोसेस के अंदर यूज़ कर सकते हो. बी इट इन मैन्युफैक्चरिंग और द सर्विस इंडस्ट्रीज. आप किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई या फिर सर्विस इंडस्ट्रीज हो गई, तो उसके अंदर जो है वो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो. अब इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं? तो आप मिस्टेक प्रूफिंग होने के फ़ायदे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक जो है वो आपको फोटोग्राफ के अंदर यहाँ पे 2 पिन्स के एग्जांपल दिए गए हैं, राइट. 2 पिन जो है वो आपको, एक फीमेल एडेप्टर है, एक मेल एडेप्टर है. तो जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल के अंदर आप देख लीजिए कि आप फीमेल एडेप्टर के अंदर मेल एडेप्टर डालने की कोशिश करोगे तो उसके जो स्लॉट दिए गए तो बोथ आर सेम. तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत बड़े चांसेस थे. किसी भी चीज़ में आप अगर फोकसली काम नहीं कर रहे हो, राइट, इस चीज़ के अंदर, तो फिर आपको वो सेम दिखेंगे. और वहाँ पे आप गलती से फोर्स करोगे, उसको इंजेक्ट करने की कोशिश करोगे, और इंजेक्ट करने की कोशिश में जो है वो आप या फिर पार्ट को डैमेज कर सकते हो. तो उसको मैंने क्या किया, तो उन्होंने जो है वो एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आपका जो फीमेल एडेप्टर्स जो पिन है उसको 2 अलग स्लॉट के अंदर डेवलप कर दिया. एक स्लॉट जो बड़ा स्लॉट रहेगा वो ऊपर रहेगा, छोटे वाले स्लॉट को हमने अंदर नीचे कर दिया. अब जैसे ही वो आप किसी भी तरीके से जो बड़ा एडेप्टर का मेल पिन जो है वो छोटे के अंदर तो आ ही नहीं सकता, तो वो जाएगा ही नहीं. तो आप क्या करोगे, रोटेट करके उसको जो सही कंडीशन के ऊपर जो इंसर्ट होना चाहिए वैसे आप इंसर्ट ऑटोमेटिकली कर दोगे. तो किसी भी चीज़ को आपने क्या किया कि मिस्टेक होने के चांसेस है ही नहीं, आपने मिस्टेक प्रूफ बना दिया आपको. तो ये चीज़ जो है वो एक्चुअली मिस्टेक प्रूफिंग है. तो दिस इज द ओरिजिनली पोकायोके कंसेप्ट. सो हाउ अ पोकायोके इज, हाउ कैन वी यूज इट, कैसे किसी भी जगह पे आप पोकायोके को यूज़ कर सकते हो. सो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द पोटेंशियल मिस्टेक्स और द एरर्स. आपको कहीं, आप किसी भी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको पहले जो है आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा. द लिस्ट पोटेंशियल मिस्टेक्स एंड एरर्स विच कुड बी ट्रांसफर्स टू द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस. अगर ये आपको करेक्ट करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं तो आपको उसके सब्सटेंशियल कोजेस को पहले पढ़ लेना चाहिए कि ये सिस्टम कहाँ तक आगे बढ़ सकता है. देन यू हैव टू कंबाइन दिस विद दी अदर टूल्स सच एज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग. और जैसे एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज होती है उसके तौर पे आप इसको सीख सकते हैं. क्वेश्चनिंग करके जो है वो उसका जो प्रूफ एक मिस्टेक आपके सिस्टम के अंदर डेवलप हो रही है, आपको उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू पहले समझना चाहिए. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट कोज. आपको किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए उसके रूट तक जाना पड़ेगा. यू हैव टू इन्वेस्टिगेट एंड एनालिसिस द रूट कोजेज. आपको उसके रूट कोजेस को एनालिसिस करना पड़ेगा. एंड यूज द अदर टेक्निक सच एज ए 5 ways और दिस स्टेप्स. डेवलप्ड अ वेज टू प्रिवेंट्स द एरर. आपको कुछ ऐसे रास्ते को खोजना पड़ेगा जो इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें. देन brainstorm the potential solutions for the preventing the errors and find a ways make it impossible to do a something incorrectly. So these are the steps of using Poka-yoke tools. So here you can see that I want to see one of the example of the Poka-yoke. So what we are manufacturing, what we have to show this.
So in the first inset figures, you can see that the 3.5 inch diskettes cannot be inserted sorry, unless the diskette is oriented correctly. एक डिस्क के अंदर एक ओरिएंटेशन आपको दिया गया है, अगर वो आपका फ्लॉपी डिस्क जो है वो तभी इंसर्ट हो पाएगा जब वो करेक्ट स्लॉट के साथ टच करेगा, तो आपने उसको मिस्टेक प्रूफिंग बना दिया। आपने ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, राइट? काफ़ी चीज़ जो है वो आपने देखी होगी कि दो पार्ट्स जो है वो तभी अटैच हो गए जो वो एग्जैक्टली उसके साथ वो मैचअप हो गए, राइट? वरना उसको आप फिक्स नहीं कर सकते। तो दूसरा भी एक ऐसा ही एग्जांपल है एक सर्किट ब्रेकर का। तीसरा जो है वो एक शिंक का एग्जांपल आपको दिया गया है। द शिंक इज फिटेड विद द लाइट सेंसर्स, उनको लाइट सेंसर के साथ जोड़ा गया है। दिस सेंसर इज एंश्योर दैट द वाटर इज टर्न ऑफ इन द सिंक्स, राइट? वो एक तरीके से वो सेंस कर लेगा कि अब जो है इसके अंदर शिंक के अंदर जो है वाटर जो है वो स्टॉप हो चुका है कि नहीं, टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ द वाटर, राइट? ये चीज़ यहाँ पे आपने काफ़ी जो है वो ऐसे कर सकते हैं कि नल को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है तो फिर पानी बहता जाएगा अगर कोई वहाँ पे आने जाने वाला नहीं है तो इसलिए उस बहते पानी को रोकने के लिए क्या किया कि सेंसर लगा दिया। वो सेंस करेगा पानी बह रहा है तो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा। जो वो आपका शिंक के जो नल होते हैं उसको मूवमेंट वाला जो ऑप्शन था वो मूवमेंट वाला ऑप्शन ही मैंने निकाल दिया और ऐसे ऑप्शंस लगा दिए। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द पोकायोके। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने 3 टेक्निक्स को समझने की कोशिश की है। फर्स्ट विच इज़ द 5S, सेकेंड विच इज़ द काइजन एंड थर्ड विच इज़ द पोकायोके। आपको एग्जाम में किसी के ऊपर जो है वो शॉर्ट नोट जो है वो लिखने को बोल सकते हैं, वो 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, उसके नाम पूछ सकते हैं, छोटे क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये लेक्चर अगर आप देख रहे हैं, आपने पूरा देखा है, तो फिर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप खुद के एग्जाम्पल के साथ भी एग्ज़ाम के अंदर जो है वो ये चीज़ समझा सकते हैं। सो फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की दिक्कत है आज के लेक्चर्स के अंदर, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं है, आपके कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द lectures. And after watching this lecture, you have to write your enrollment number into the comment sections, so which is counted as an online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this lecture.